वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्री 2025 के लिए सी सेट के टॉप 5000 क्वेश्चन के डे 2 का डिस्कशन करेंगे। देखिए साथियों, अगर आपने यूपी पीसीएस 2025 को टारगेट किया है तो जो सी सेट का पेपर है उसे क्वालिफाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग बेहतरीन 5000 प्रश्नों को देखेंगे जो कि सी सेट के पेपर में आपका महत्वपूर्ण सहायता कर सकते हैं, महत्वपूर्ण योगदान निभा सकते हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास की ओर। देखिए साथियों, अगर आप आरओ या फिर यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 21 दिया है, दो सहअभाज्य संख्या का उत्पाद 357 है, उनका एलसीएम क्या होगा। देखिए यहाँ पर दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट कि अगर कभी भी सहअभाज्य संख्या कहा जाएगा तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये काम कर रहा है कि कभी भी एलसीएम गुणे एचसीएफ अगर कहा जाए तो ये होता है हमेशा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। बस इन्हीं दो कॉन्सेप्ट का प्रयोग कीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। देखिए सहअभाज्य संख्याओं का उत्पाद दिया है 357, एलसीएम पूछा है, सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा तो एचसीएफ 1 हो गया। अब फार्मूला यूज कीजिएगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ। एचसीएफ का मान 1 है, उत्पाद का मतलब गुणा होता है, गुणा दिया है 357। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 1 से भाग करिए गुणा करिए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो एलसीएम भी कितना हो जाएगा? 357। बहुत ही आसानी से आपने प्रश्न को सॉल्व किया, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। सोचिए कितना आसान प्रश्न खाली घुमा करके कठिन किया गया था। प्रश्न संख्या दूसरा दिया कि दो वृत्तों के व्यास क्रमशः एक वर्ग की भुजा और उसी वर्ग के विकर्ण के मान के रूप में दिए गए, छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के परिधि का अनुपात होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये बोला जा रहा है कि एक वर्ग है, ठीक, मान लीजिए एक वर्ग है, ठीक। अब दो वृत्त भी बनाए गए, ठीक, एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त यहाँ पर ये। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि इनका जो व्यास है ना, इसके एक की भुजा, मान लीजिए ये भुजा इसका ए हो गया, अगर भुजा ए है तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? a√2 हो जाएगा। ये सबको पता होगा कैसे हुआ। देखिए वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री, ये भी 90 हो गया। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय मिल गया, तो पाइथागोरस के प्रमेय से a√2 बना। तो देखिए छोटा वाला वृत्त जो उसका व्यास a है और बड़े वाले का व्यास a√2 है। अब आपको इसकी परिधि निकालनी, परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई r लिखेंगे, माफ कीजिएगा, हाँ परिधि है 2 पाई r निकालना है। तो देखिए 2 पाई r की जगह पर a/2 लिख लीजिएगा, यहाँ पर 2 पाई r की जगह पर a√2 लिख लीजिए, काट दीजिएगा, जो कट रहा है सब कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर √2, तो 1:√2, विकल्प सी को टिक करिए, आगे बढ़िए। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 23 यहाँ पर दिया गया कि 715 रुपए के चिन्हित मूल्य का मतलब उस पर लिखा गया 715 रुपए के 11 जोड़े दस्ताने 40% की छूट पर बेचने के लिए उपलब्ध है। 273 रुपए में कितने जोड़े दस्ताने खरीदे जा सकते हैं? देखिए 715 रुपये चिन्ह है, मतलब लिखा गया। अब इस पर कुछ डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट है 40% का। अगर 40% छोड़ दिया गया मतलब आदमी 60% पैसा लेगा, ठीक है, 60% लेगा, परसेंट को यहाँ पे भाग में बदल दिया गया और इतने में कितना देगा? ये 11 जोड़ी दस्ताना देगा। इसको काट पीट के सही करते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, 5 से कटा तो 14 और ये 143, 11 से कटा तो यहाँ पर 13। देखिए अगर देखेंगे तो एक जोड़ी जो मतलब दस्ताने हैं वो 39 रुपए के मिल रहे हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 273 में कितने मिलेंगे? 273 को 39 से भाग कर दीजिएगा, 7 आ जाएगा, तो 7 जोड़ी मिलेगा, विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 24 दिया है, एक सिलाई मशीन का चिन्हित कीमत 3850, मतलब जो मार्क प्राइस है ये कितना है? 3850 रुपये है। यदि यह एक निश्चित छूट की अनुमति देने के बाद इतने रुपए में बेच दिया जाए तो फिर कितने का छूट दिया गया आपको ये बताना। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न, 3850 रुपये का सामान है, ठीक। अब इसको बेचा कितने का जा रहा है? बेचा जा रहा है 3157 रुपये का, तो कितने रुपए छोड़ा गया? तो आप इसको घटा लीजिएगा, 3850 माइनस 3157,
इसको घटा लिया गया और इसको प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो बस यही चीज़ करना है, बड़े ही आसानी से बन जाएगा, इसमें कुछ भी नया नहीं करना है। देखिए अब यहाँ पर इसको अगर हल करेंगे तो आप इसे सॉल्व करके बताइएगा कि इसका उत्तर क्या है। मैंने पूरी इसकी फ्रेमिंग कर दी है, 3850 माइनस 3157 और बटे 3850 गुणे 100। कैलकुलेट करिएगा, जो फाइनल आंसर आएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 25 दिया, एक रेफ्रिजरेटर का चिन्हित मूल्य 12,500 रुपये है। इसे बेचते समय दुकानदार ने क्या किया, 12% की छूट दी है और 10% लाभ कमाते हैं। अगर कोई छूट नहीं दिया जाता तो कितना लाभ होता, अब आपको ये बताना है। देखिए चिन्हित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, आप समझिएगा, सबसे पहले सामान का कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस मतलब सामान बनाने में कुछ खर्चा आया होगा। अब इसका मार्क प्राइस मतलब जो चिन्हित किया गया और इसके बाद सेलिंग प्राइस। ऐसे समझिए ना, कोई भी दुकानदार क्या करता है, उसने सामान बनाया या सामान लाया कहीं से, मान लीजिए सामान उसको 10 रुपये का पड़ा है, तो कस्टमर को ये नहीं बताएगा 10 रुपये का, वो कहेगा ना इसे हम 20 रुपये में लाए हैं, ताकि कस्टमर अगर 10 ही बता देगा तो कस्टमर मानेगा ही नहीं। जब 20 कहेगा तो फिर कस्टमर मोल चाल करेगा, मोल चाल करने के बाद क्या करेगा, वो 5 रुपये 6 रुपये छोड़ देगा, फिर भी तो 10 का सामान 14 में बेच दिया, मतलब उसको फायदा हो चुका है। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। देखिए बताया क्या जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर का जो चिन्हित मूल्य है 12,500 रुपये, ठीक, 12,500 रुपये, इसमें क्या किया गया, 12% का छूट दिया गया, ठीक, 12% का छूट दे दीजिएगा। देखिए अगर इसका 1% देखेंगे तो 125 होगा, तो 125 1% है, ये देखिए इसका 10% हो गया और 250 ये इसका 12% हो गया, तो देखेंगे तो यहाँ पे 1,500 रुपये का छूट दे दिया गया, तो ये बेच दिया गया 11,000 रुपये में, ठीक, इतना छूट देने के बाद। अब देखिए ये जो 11,000 में बेचा गया ना, इस पर भी 10% का लाभ है, बात समझिएगा, जो 11,000 में बेचा गया इस पर भी 10% का लाभ है। मतलब ये जो 100% था ना, अभी 110% हो चुका है। 110% की वैल्यू कितनी है, 11,000 है, तो 1% की वैल्यू 100 हो गई और 100% की वैल्यू 10,000। मतलब जो सामान था इन्हें 10,000 का था, इसको 11,000 में बेचा गया। अब ये पूछा जा रहा है कि अगर छूट नहीं देता, मतलब 10,000 का सामान 12,500 में बेचता तो 25% का लाभ होता। विकल्प सी होगा इसका उत्तर। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 26 दिया। 26 यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि जो वृत्तिक संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो वृत्तिक संप्रेषण, देखिए संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया जिसका एक निश्चित अंत बिंदु होता है। वृत्तिक संप्रेषण में तो अंत बिंदु नहीं होता है, पहला गलत हो जाएगा। संप्रेषण की प्रक्रिया के दौरान कुछ अवरोध सदैव सामने आते हैं, ठीक है, संप्रेषण किसी भी प्रकार को अवरोध आते ही रहते हैं, तो ये सही है। संप्रेषण की प्रक्रिया में सूचना हमेशा एक चैनल के माध्यम से स्थानांतरित होती है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण की प्रक्रिया में एक निश्चित प्रारंभिक और अंतिम बिंदु होता है, ये गलत है। तो दूसरा और तीसरा ये 2 पॉइंट सही हो, तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 27 दी है कि 810 रुपये की राशि ए, बी और सी में के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाना है कि ए को बी से 60 रुपये अधिक और बी को सी से 45 रुपये कम मिले। तो उनके हिस्से का अनुपात देखिए, ए बी सी, अब इनके बीच में पैसा बांटा जाना है ना। ऐसा बोला जा रहा है कि जो ए है ये को बी से 60 रुपये अधिक मिले, मान के चलो बी को 100 रुपये मिला तो ए को x प्लस 60 मिलेगा, तभी तो 60 ज़्यादा होगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है और बी को ना सी से 45 रुपये कम मिले। अब बी को क्या हो रहा है, सी से 45 रुपये कम मिल रहा है, मतलब सी को x प्लस 45 मिल गया, ठीक। देखिए इसको x प्लस 45 मिला तो इसको कितना मिला, इसको x मिला और इसको x प्लस 60 मिला। इन तीनों को जोड़ दीजिएगा, 3x प्लस 105 बराबर ये किसके बराबर, ये है 810 के बराबर। अब 105 इधर आ जाएगा, घट जाएगा, तो 3x बराबर ये कितना हो जाएगा, 705 हो जाएगा। x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, 3 से भाग करेंगे, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 तिरिक 9, 3 बचे 15, 235। अब देखिए x को देखिए यहाँ पे 235 में 60 जोड़ दीजिएगा, एक ए को कितना मिला 295, बी को कितना मिला देखिए 235 और सी की बात बी को मिला 235 और सी की बात करेंगे तो इसमें 45 जोड़ दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर अगर देखेंगे तो 35 45 280, ठीक, 280 हो जाएगा। अब इसमें पूछा जा रहा है कि उनके हिस्से का अनुपात बताना है। ए बी सी का अनुपात कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर लास्ट में 0 तो कहीं नहीं दिख रहा है, 28 ये 10 से ही कटेगा। इसमें कुछ गलती हुआ है क्या कैलकुलेशन में, इधर देख लेते हैं। रेशियो ऑफ देयर ए बी सी का रेशियो, ठीक है, इसमें तो सेम यही दिख रहा है। इसमें कहीं ना कहीं पढ़ने में या फिर बनाने में कोई त्रुटि हुई, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए 810 रुपये को ए बी सी के बीच में विभाजित कर रहे हैं, ठीक है, ए बी सी के बीच में विभाजित कर देते हैं, है ना। ए को बी से 60 रुपये अधिक मिलते हैं और बी को जो है सी से 45 रुपये कम मिलते हैं। मान लो सी को इतना मिला, है ना,
सी को x मिला। अगर सी को x देते हैं तो देखिए क्या होगा, बी को सी से 45 रुपये कम मिलेंगे, तो इसको x माइनस 45 मिलेगा। चलिए ये करके देख लेते हैं। ठीक, अब जो सी है ना, ए को क्या होगा, ए को इससे 60 रुपये अधिक मिलेगा, तो ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा x प्लस 15 रुपये, क्योंकि इसमें 60 जोड़ दीजिएगा। तीनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 3x माइनस 30, और बराबर किसके बराबर है 810 की। ये इधर आएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3x बराबर कितना बनेगा 840 बनेगा। तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा 28, मतलब 280। x को 280 रुपये मिल रहे हैं। अभी भी स्थिति वही है, मतलब ऑप्शन में कुछ ना कुछ गलत दिया है। तो अच्छा तीनों को जोड़ के देख लेते, देखिए अगर इसको x 215 देंगे 295 हो जाएगा। ठीक, इसको देखिए कितना हो जाएगा, 280 में से घटाएंगे तो 235 मिलेगा, 235 ही मिलेगा भाई, हाँ इतना ही मिलेगा। और इसको 280, ठीक इतना ही मिलेगा। अगर इन सबको जोड़े तो 5 5 10, ठीक 8 3 11 और 20, ठीक है 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 2 8, ठीक है ये सही है, मतलब इसका रेशियो ये होगा। इसको काट पीट लीजिएगा, जो भी आंसर बनेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अनुपात क्या मिलेगा भाई, ये तो अभी कटने से रहा। ठीक, तो अभी यही इसको पैसा मिले, आपको याद रखिएगा। ऑप्शन में थोड़ा बहुत त्रुटि दिख रहा है। प्रश्न संख्या 28 है, 11 संख्याओं का औसत 44 है। यदि पहली 6 संख्या का औसत 52 है और अंतिम 4 संख्या का औसत 38 है, तो 7वीं संख्या। देखिए 11 संख्याओं का औसत कितना है, 11 का औसत 44 है, तो 11 गुणे 44। ये इसका बेसिक तरीका मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अभी एकदम बेसिक लगा रहे हैं, बाकी इसका स्मार्ट ट्रिक भी हम आपको आगे सिखा देंगे। देखिए 11 गुणे 44, अगर गुणा करेंगे तो 440 और 44 ये मिलेगा 484। ठीक, ये 11 की बात है। अब पहली 6 संख्या का औसत 52 है, पहली 6 गुणे 52, तो देखिए 6 गुणे 52 कितना हो जाएगा 312। ठीक, इसमें 312 माइनस करेंगे। फिर बोला जा रहा है अंतिम 4 का औसत है 38, तो 4 गुणे 38 है ना, तो 4 गुणे 38 देखेंगे तो 8 चौका 32 और 4 3 12, 12 3 15, 152 हो जाएगा। ये भी इसको माइनस करेंगे, तो इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा, 2 2 4, लास्ट में 0 आएगा। तो 0 आपको किस में दिख रहा है, सिर्फ विकल्प ए में दिख रहा है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 दिए कि 9 के पहले 8 पूर्णांकीय गुणकों का औसत क्या होगा। देखिए 9 के बोला जा रहा है, 9 के जो पहले 8 पूर्णांकीय गुणक है, मतलब 9 1 का 9, 9 दूना 18, 9 3 27, इस तरीके से करना है और फिर आपको निकाल लेना है। तो लिखेंगे 9 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 36, क्या ऐसे करेंगे जी नहीं, ये तरीका नहीं यूज करना है। देखिए तरीका क्या होगा, अब अगर आप 9 के 8 गुणक देखेंगे, 9 को कॉमन ले लीजिएगा, अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 8 तक आएगा, यही आएगा है ना। देखिए 9 और गुणे 8 और इसका अगर सम देखेंगे तो सम क्या होता है, n ब्रैकेट में n प्लस 1/2, मतलब लिखेंगे 8 गुणे 9 और बटे में 2 है ना। अब इसके बाद देखिए 9 गुणे में और 9 चौका 36 है ना, क्योंकि ये कट जाएगा, और बटे में यहाँ पर इसको देखिए कितने हैं, नंबर है 8, तो इसको भाग कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। इसको कैलकुलेट अगर करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आपको 40.5 के आसपास चीज़ें मिलेगी, क्योंकि 8 चौका 32 हो जाएगा और 8 पंचे 40 हो गया है ना। और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 45 और गुणे 9, एक अंक पे दशमलव लगेगा, 405 से यही बनेगा। प्रश्न संख्या 12 है 30 है, एक बैग 12% के लाभ पर 504 रुपये में बेचा जाता है। अगर इसे 414 रुपये में बेचा जाता हो तो कितनी हानि होती है। देखिए बात को समझिएगा, 12% का लाभ लिया गया 504 रुपये में बेचने पर, मतलब क्या है, देखो ये जो 100 रुपये का सामान था उसे 112 रुपये में बेच दिया गया। ठीक है, 112 रुपये में बेच दिया गया, 112 रुपये में बेचने पर कितना मिल रहा है, 504 मिल रहा है। तो आप पहले ये निकालिए कि इसका दाम कितना है। तो अगर 100 को निकालना होगा तो क्या करेंगे, सामान्य सी बात है, कैलकुलेशन कीजिएगा। ये आप 504 में अगर 112 से भाग करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा, इसको चेक कर लेते। देखिए इसको काटते हैं, किससे कटेगा भाई, 4 से काट, 4 क्या 8, 9 से कटेगा, 4 से काटते हैं पहले। देखिए 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 3 बचा, 4 8 32। ठीक, 4 से काटेंगे तो 12 चौका 48, 2 बचा 6 आ गया। ठीक, इसके बाद इसको अगर देखेंगे तो ये पूरा कट के ना जो ओवरऑल बनेगा 4.5 बनेगा। तो 450 रुपये का सामान हो गया, 450 का सामान 414 में बेचा जा रहा है, मतलब 36 रुपये कम लिया जा रहा है। 450 रुपये में परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, 1 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 2, यहाँ पर 9, 9 चौका 36, 8% का लॉस होगा, विकल्प सी इसका उत्तर होगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग 10 प्रश्नों को रख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न रखेंगे तो वीडियो लंबा होगा। और सी सेट में ना आपको बहुत टाइम नहीं देना है, मुश्किल से 15 मिनट 10 मिनट 12 मिनट बस इतना ही देना है, क्योंकि अभी पर्याप्त टाइम है। 5000 क्वेश्चन कराने की जिम्मेदारी हमारी है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिएगा। हाँ, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, जहाँ पर दिक्कत होगी, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करना है जीएस के साथ, तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।